बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ बिलाल हसन, योर फिज़िक्स टीचर। और आज का हमारा टॉपिक है वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी। मींस हमारी वेव एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जीज़ को ट्रांसफ़र करती हैं और वो किस तरह से ट्रांसफ़र करती हैं इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हमने ये बात तो पढ़ रखी है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। जैसा कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करते हैं, जस्ट लाइक हमारे व्हाट्सअप एसएमएसेस हैं, हमारी ईमेल्स हैं, हमारी वीडियो कॉल्स हैं, इसके अलावा हमारी पिक्चर्स हैं। तो ये तमाम का तमाम इंफॉर्मेशन है जो कि हम बहुत दूर तक और दूर दराज के इलाकों तक हमारी इन इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करते हैं। एक्चुअली ये वेव्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन को हम भेज सकते हैं और वो वेव्स एक्चुअली एनर्जी की सूरत में हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके चलती हैं। तो चलते हैं एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से हम रस्सी को शेक करेंगे, जिसके अंदर हम अपनी मस्कुलर एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र करते हैं। आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन, वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। एज अ रिजल्ट, a set of waves can be seen traveling along the string. The vibrating force from the hand disturbs the particle of the string and sets them in motion. These particles then transfer their energy to the adjacent particles in the string. Energy is thus transferred from one place to the medium in other in the form of wave. तो जैसा कि हमने अपनी इस एग्जाम्पल के अंदर देखा कि अगर हम एक रस्सी को झटका दें, एक रस्सी के अंदर जर्क पैदा करें, तो उसके अंदर हमारे जो रस्सी के पार्टिकल हैं, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट करेंगे। तो इसका मतलब हमारे हाथ की मस्कुलर एनर्जी हम उस रस्सी के पार्टिकल्स को देंगे और वो पार्टिकल एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, और इसी तरह ये एक सिलसिला सोन तक चलता जाएगा। इसका मतलब हमारी मस्कुलर एनर्जी हमने उस स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को दी और स्ट्रिंग के पार्टिकल्स एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते करते अपनी आखिरी एंड तक उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आइए इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं, और वो एग्जांपल है वाटर की। जस्ट लाइक अगर हम पानी के अंदर पत्थर को फेंकें तो हम देखते हैं पानी के अंदर वेव्स पैदा होती हैं। तो वो वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक तो ले जाती हैं। तो आइए इस एग्जांपल को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर. Water waves will be produced on the surface of water and will travel outward as shown in figure. अगर हम उसी पानी के अंदर किसी भी जगह पे एक कागज़ का टुकड़ा या फिर एक कार्क रख दें और उन वेव्स को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हम देखेंगे कि वो कार्क अप एंड डाउन मूव कर रहा है, लेकिन जो वेव्स है वो एक अपने जिस जगह पे हमारा स्टोन गिरा था उस जगह से प्रोड्यूस हुई और वो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह तक जो जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मैटर जो कि हमारा मीडियम है वो ट्रांसफ़र अपने आप को नहीं कर रहा। तो इसके अंदर से हम लोगों ने आज इंक्लूड क्या किया कि दिस एक्टिविटी शोज़ दैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी। पहली बात तो ये कि बाकी तमाम की तमाम वेव्स की तरह जो वाटर वेव्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि जो वेव्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी तो ट्रांसफ़र करती हैं, लेकिन वो मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। जैसा कि हम लोगों ने अपनी अबव एग्जांपल में पढ़ा, प्लेस अ कार्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन, व्हेन वेव्स रीचेस द कार्क इट विल मूव अप एंड डाउन अलोंग विद द मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल्स बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव। इट्स मीन कि हमारी जो वेव्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जीज़ को तो ट्रांसफ़र करती हैं, लेकिन वो मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। ये आज के टॉपिक का बहुत ही अहम कंक्लूजन था। तो हमारा इसी के साथ आज का चैप्टर एंड होता है। इसके साथ साथ अपने कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 10। तो हमने चैप्टर नंबर 10 की रिवीजन के अंदर हमारे चैप्टर की लास्ट में समरी लिखी है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये समरी डिस्कस करने का मतलब ये है कि हमने पूरे का पूरा चैप्टर जो पढ़ा है उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है और कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं। और ये समरी एक्सप्लेनेशन करने का मतलब ये है कि जो हमारे रिव्यू क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज के अंदर हैं वो उनमें से हमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि हम अपनी समरी के अंदर रीड करेंगे या अपने चैप्टर नंबर 10 का रिव्यू पढ़ेंगे
उसके अंदर क्लियर हो जाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चैप्टर नंबर 10 को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा था। तो आइए दोबारा फिर से एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन मूव करता है। तो ये तो थी डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करने के बाद हमने कुछ एग्जांपल्स की मदद से सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड किया, जिसकी बेस्ट एग्जांपल्स हमने दी मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम एंड बॉल एंड बॉल सिस्टम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स को डिस्कस किया था, और उन्हीं के साथ साथ हम लोगों ने कुछ बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिनके अंदर टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी थी उसको डिस्कस किया। तो आइए अब हम उन तीनों को दोबारा फिर से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन इज टाइम। टाइम टेकन बाय द सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब ये तो चीज़ टाइम पीरियड की डेफिनेशन। तो अब हम डिपेंडेंस चेक करते हैं कि व्हाट the time period of simple pendulum depends. It depends upon the length of the pendulum and it is independent of the mass and amplitude of the pendulum. Means कि हमारे जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है कि अगर हम अपनी पेंडुलम की लेंथ को चेंज करेंगे तो हमारे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस पेंडुलम के मैस ऑफ बॉब को चेंज करेंगे या फिर उसके एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे तो उसके टाइम पीरियड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी फ्रीक्वेंसी की। द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जैसा कि हम लोगों ने v = f लैम्डा की कोई ये निकाली तो उसके अंदर हम लोगों ने टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी लिया। तो थर्ड डेफिनेशन थी हमारे पास द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज वाज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो ये 3 डेफिनेशंस एक्सप्लेन करने के बाद हमने वेव के बारे में पढ़ा। तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 10 के अंदर आती है, दैट इज़ वेव। Wave is a phenomena of transferring energy from one place to another but without transfer of matter। ये हमने आज के लेसन में पढ़ा कि हमारी वेव्स एक्चुअली एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करती हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ही ट्रांसफ़र करती हैं, वो अपने साथ साथ मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। तो वेव्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने वेव्स की 2 टाइप्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन वाज मैकेनिकल वेव एंड सेकंड वन वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स से मुराद कौन सी वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स are those waves which require some medium for their propagation। और इसकी एग्जांपल हम लोगों ने कौन कौन से ली? साउंड वेव्स, वाटर वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग और स्ट्रिंग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हैं? वेव्स which do not require any medium for their propagation, just like light rays, ultraviolet radiations, हीट और इसके अलावा एक्स रेज और वाईफाई सिग्नल्स, टेलीफोन सिग्नल्स, ये तमाम के तमाम किसके अंदर आ जाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। तो इन दोनों डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो नेक्स्ट आर्टिकल था वो था द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। कि हम लोगों ने मैकेनिकल वेव्स को भी फर्दर सब डिवाइड किया था 2 कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट वन वाज ट्रांसफर वेव्स एंड अदर वन वाज कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो आइए अब इन दोनों को दोबारा फिर से डिफाइन कर लेते हैं। Transfer waves are the mechanical waves in which particle of the medium vibrate about their main position into the particle perpendicular to the direction of propagation of wave। तो क्या आप बता सकते हैं ट्रांसफ़र वेव्स की एग्जांपल्स हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? तो ये एग्जांपल्स हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो अब हम इसी तरह डिफाइन करते हैं कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मीन्स इन दोनों के अंदर हम लोगों ने डिफरेंस इस तरह से किया कि मैकेनिकल वेव्स की वो टाइप जिसके अंदर जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ पाथ मूव करें, ऐसी वेव्स कहलाती थी ट्रांसफर वेव्स। और ऐसी वेव्स जिनके अंदर गुजरने के बाद जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मीन्स टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करें, जिसकी एग्जांपल हम साउंड वेव्स के तौर पर ले सकते हैं। तो ऐसी वेव्स कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और चूंकि इनके अंदर हम लोगों ने कंप्रेशनल और एयर फ्रैक्शन का केस पढ़ा था इसलिए इनको दूसरा नाम दिया जाता है कंप्रेशनल वेव्स। तो वेव्स के टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक बनता था इस चैप्टर का दैट वाज ऑल अबाउट द रिपल टैंक। लेकिन रिपल टैंक से पहले हम लोगों ने एक सिंपल सा रिलेशन डिस्क्राइब किया था v = f लैम्डा, जिसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि वेव
की जो स्पीड है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की केस के साथ आती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन में आती हैं। मींस अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ कर दी जाए तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया जाए तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी वेव के टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद ये रिलेशन डिराइव हमने किया, और इसकी डेरिवेशन के बाद हम लोगों ने रिपल टैंक के बारे में पढ़ा। रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू डिमॉन्स्ट्रेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेव्स लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन को रिपल टैंक के अंदर इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब हमने किया था। तो आइए हम इन तीनों डेफिनेशंस को एक मरतबा फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमने पढ़ी थी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। When a wave traveling from one medium falls on the surface of another medium, it may bounce back to the first medium. This phenomena is called reflection. जैसा कि हम लोगों ने ये सिंपल एग्जांपल ली थी कि हम एक बॉल को ज़मीन पे या दीवार पे मारें तो वो बॉल टकरा के वापस आ जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। तो ये फिनोमिना हमारे पास कहलाता है रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन का केस हमने क्या पढ़ा? When wave from one medium enter the second medium at some angle, their direction of travel may changes. This phenomena is called refraction of wave. The speed and wavelength of wave change in different media, but frequency does not change. तो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के केस के अंदर दूसरी बात ये पढ़ी कि रिफ्रैक्शन के टॉपिक के अंदर जो स्पीड और वेवलेंथ है वो वेव की चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वेव की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो कि वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी थी। और हमारी लास्ट डेफिनेशन थी द डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। Diffraction of wave means the bending of wave around obstacles or sharp edges is called diffraction of waves. तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 10 का कंप्लीट रिव्यू जो कि हमने आज डिस्कस किया, और इसी को ही मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप अभी ही अपनी बुक को सामने निकाल के चैप्टर नंबर 10 के जो रिव्यू शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि उनमें से तमाम के तमाम क्वेश्चंस हम इस समरी या फिर आज के जो रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 10 था उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं और उसको आप लोगों ने मुझे फॉरवर्ड कर देना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। आज के लेसन को नीचे डिस्क्रिप्शन में से कॉपी